चैप्टर 34। काइल बोला, हाँ मैं श्योर हूँ कि लाइला मुझे अवॉइड कर रही है और शायद ये सब उस दिन पार्टी की वजह से हो रहा है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना फोबी? काइल बहुत ही सीरियसली फोबी से पूछ रहा था, लेकिन फोबी तो सिर्फ अपना दाना खाने में ही बिजी था। फिर काइल को एहसास होता है कि वो कितना बेवकूफ़ है कि वो एक चिड़िया से बातें कर रहा है। आज फिर से फोबी काइल के पास लाइला का एक मैसेज लेकर आया था, जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं थी। लेटर में लिखा था, अंकल बिल कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जा रहे हैं और पूरे दिन मैं लाइब्रेरी में बैठकर ही पढ़ाई करूंगी, इसलिए घर पर कोई नहीं रहेगा। कुछ दिनों से लाइला काइल को ऐसी मैसेज भेज रही थी जैसे कि आज वो अपने फ्रेंड के घर जाएगी, या फिर वो शहर जा रही है, या फिर आज वो अंकल बिल के साथ गार्डन में बिजी रहेगी। शुरुआत में तो ये सब देखकर लग रहा था कि शायद लाइला इसलिए मैसेज भेज रही है ताकि काइल का फालतू में उसके घर आकर टाइम वेस्ट ना हो जाए, लेकिन अब समझ में आया कि ये सब सारे बहाने थे काइल एडमंड को इग्नोर करने के लिए। एक गहरी सांस भरते हुए काइल बोला, इसमें लाइला की कोई गलती नहीं है, मैं भी उसकी जगह होता तो शायद यही करता। आखिरकार काइल ने इतना प्राउडली जो बोला था कि वो उसका पार्टनर है और वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन काइल ने क्या किया, उस रात लाइला को अकेला छोड़ दिया। जब सर्वेंट ने काइल को लाइला का मैसेज दिया था तब काइल तुरंत भागकर लाइला के पीछे गया था, लेकिन तब तक लाइला वहां से जा चुकी थी। काइल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे वहां से निकलने में इतनी देर क्यों हो गई। हालांकि काइल ने लाइला को वेट करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी उसने उसे बहुत इंतजार करवाया और अपने प्रॉमिस में वो फेल हो गया। फोबी तो खा पीकर निकल लिया था, लेकिन टेंशन में काइल अपने कमरे में ही बार बार चक्कर लगा रहा था। फिर काइल के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी साइकिल उठाकर फोबी का पीछा करने लगता है। जिस डायरेक्शन में फोबी जा रहा था काइल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। टेंशन में काइल इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपनी साइकिल पर बैठकर फोबी का पीछा करने लगा था। इससे पहले कि लाइला के बारे में सोच सोचकर काइल को हार्ट अटैक आ जाता, वो लाइला के घर तक पहुंच चुका था। इतनी तपती धूप में तेज साइकिल चलाने की वजह से काइल की सांसें फूल गई थी। काइल ने देखा कि घर के बाहर तार पर गीली चादरें और पिल्लो कवर लटके हुए हैं और उस चादर के पीछे एक लड़की की परछाई है जो बहुत ही सॉफ्ट और पतली है। राहत और निराशा को महसूस करते हुए काइल ने धीरे से अपने पसीने से लथपथ बालों को अपने माथे के पीछे किया। वहीं लाइला ने भी धीरे से चादर के पीछे से हल्का सा झांक कर देखा, जैसे कि उसे किसी के होने का एहसास हुआ हो। काइल से नजरें मिलते ही लाइला की हरे रंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। काइल, लाइला बोली। लाइला के होठों से निकली मीठी आवाज को सुनते ही काइल की सारी थकान और शर्म दूर हो जाती है। बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद काइल एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी लाइला। लाइला, जो कि काइल के सामने बैठी हुई थी और जो सिर्फ अपनी उंगलियों को ही देख रही थी, सॉरी सुनते ही काइल की तरफ देखने लगती है। काइल आगे बोला, आई एम सो सॉरी, इसमें सिर्फ मेरी गलती है। नहीं काइल, लाइला नाम में सिर हिलाते हुए बोली, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ। काइल बोला, नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। लाइला बोली, ऐसी बात नहीं है काइल, मैं तुमसे गुस्सा या नाराज नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। काइल बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? लाइला स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम जानते हो काइल, तुम मुझे बहुत पसंद हो क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हो। इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे से मिलना थोड़ा कम कर देना चाहिए। लाइला ने ये बात काइल से बहुत ही सीरियसली बोली थी, क्योंकि उस रात सपनों की पार्टी में लाइला को अपने और काइल के बीच साफ साफ एक लाइन दिख गई थी जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसकी सिर्फ एक दोस्त थी। लाइला हमेशा से ही ये बात सोचती थी कि वो इस लायक नहीं है कि वो एक अच्छे घराने के बेटे के साथ घूम पाए, लेकिन लाइला को नहीं पता था कि उसकी सोच और सच्चाई के बीच का ये फासला और भी ज्यादा दर्दनाक होगा, जो उसे अपने और काइल के बीच उस रात पार्टी में महसूस हुआ। एक बहुत ही इज्जत खानदान के डॉक्टर का बेटा जो बहुत ही आसानी से एरिस्टोक्रेट्स और रईसों के बीच उठ बैठ सकता है। काइल एडमंड, जिसे उस दिन लाइला ने ड्यूक की आलीशान पार्टी में देखा, उस काइल की दुनिया लाइला की दुनिया से बहुत अलग थी। अब काइल एडमंड बच्चा नहीं था जिसके साथ लाइला कभी भी खेल सकती थी। उस रात जब लाइला अपने हाथों में जूते लिए जंगलों के रास्ते से होते हुए घर वापस जा रही थी, तब उसके दिमाग में यही सवाल था कि बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं। और उस टाइम हालातों को समझते हुए लाइला ने एक फैसला लिया कि वो अब अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करेगी।
उससे दूर रहकर। बहुत देर बाद काइल अपनी धीमी और भारी आवाज में बोला, तुम जानती हो ना कि तुम क्या बकवास कर रही हो? लाइला बोली, मैं बकवास नहीं कर रही। काइल थोड़ा तेज आवाज में बोला, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हमें दूर रहने की क्या जरूरत है? लाइला भी ऊंची आवाज में बोली, क्योंकि ऐसे ही हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त रह पाएंगे। काइल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। काइल बोला, तो क्या मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ? कोई और भी नहीं, हम। लाइला, हम दोनों कैसे अलग रह सकते हैं? ये नामुमकिन है। लाइला बोली, काइल, मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोऊंगी, यहाँ तक कि मैं तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? काइल जोर से कप को टेबल पर पटक देता है और गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कप के ऊपर कसने लगता है। लाइला स्माइल करते हुए सोचती है, अब बड़े होने का टाइम आ गया है काइल। इन कांटे जैसे शब्दों को अपने मन में ही रखकर लाइला खड़े होकर बोलती है, चलो लंच करते हैं। लाइला जल्दी जाकर अपना एप्रन पहनती है और लंच बनाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे झूठ बोला ना, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी सा लंच बनाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैथियस का कजिन भाई रेटी सोफा पर लेटकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद रेटी बोला, मैथियस, अब तुम मिलिट्री से रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली पर ध्यान क्यों नहीं देते? मैथियस विंडो के पास चेयर पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा था। बुक का पेज पलटते हुए मैथियस बोला, कुछ साल और मिलिट्री डिवीजन में रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। इतनी गर्मी में भी मैथियस अपने बेडरूम में टाई और जैकेट पहनकर बैठा हुआ था। रेटी अंगड़ाई लेते हुए बोला, वेल, ये तो हेराल्ड फैमिली का ट्रेडिशन है। रेटी हंसते हुए आगे बोला, लगता है मैथियस वॉन हेराल्ड अर्विस का सबसे परफेक्ट ड्यूक बनने की प्लानिंग कर रहा है, अपने पूर्वजों से भी ज्यादा अच्छा ड्यूक, है ना? रेटी ये बात बोल ही रहा था तभी कैंडी उड़कर आती है और मैथियस की बुक पर बैठ जाती है। उस चिड़िया को देखते ही मैथियस के चेहरे पर सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है। मैथियस और उस चिड़िया को साथ देखना रेटी के लिए ये नजारा बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि जिस मैथियस को वो जानता था वो चिड़िया का शिकार करते वक्त एक पलक भी नहीं झपकाता था। बहुत ही बेरहमी से वो चिड़ियों को मार दिया करता था। रेटी मजाक करते हुए बोला, मैथियस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चिड़िया फीमेल हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहीं पर उल्टी कर दूंगा। मैथियस बिना कुछ बोले उस चिड़िया को सहलाने लगता है। वो छोटी सी चिड़िया कभी अपना सिर एक तरफ करती तो कभी दूसरी तरफ, तो कभी अपनी चोंच को मैथियस की उंगलियों पर रब करती। रेटी बोला, क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्लॉडिन, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्लॉडिन मैथियस और रेटी के सामने बैठकर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। क्लॉडिन एक नजर मैथियस और उस चिड़िया को देखती है, उसके बाद रेटी की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। क्लॉडिन बोली, मैंने सुना है जो चिड़िया गाना अच्छा गाती है वो अक्सर मेल ही होती है। रेटी मजाक में बोला, प्लीज क्लॉडिन, ऐसा मत बोलो, बस भरोसा रखो, ये एक फीमेल ही है। मुझे तो ये सोचकर ही अजीब लग रहा है कि दो मेल इस तरह एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। क्लॉडिन हंसते हुए बोली, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये एक चिड़िया ही तो है। उस चिड़िया के उड़ जाने के बाद मैथियस फिर से अपनी बुक पढ़ने में बिजी हो जाता है। मैथियस को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो चिड़िया कभी उसके हाथ पर बैठ रही थी तो कभी कंधे पर और कभी सर पर। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।